आपके साथ हिमानी नैथानी और लेकर इस वक्त हाजिर है महाभारत। लेकिन आज बात हम करने वाले हैं अफगानिस्तान की। जी हां, जिस तरह से तालिबान की दहशतगर्दी हम देख पा रहे हैं वो लगातार जारी है और अब वो आगे बढ़ता हुआ सीधे काबुल की तरफ बढ़ रहा है। बहुत ही चंद घंटों की अब आप ये कह सकते हैं, बल्कि कुछ ही वो घंटे भी बारी बारी से कम होते जा रहे हैं जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं। और किस तरह से अब आगे बढ़ रहा है और उसका क्या है कब्जे का प्लान, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो आज राष्ट्रपति अशरफ गनी जो हैं वो देश के सामने आए। रिकॉर्डेड संदेश जो है वो उनका जो है वो लोगों को सुनाया गया, वो बताया गया, जिसमें वो ये कह रहे थे कि हम तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे और साथ ही साथ ये भी कि अस्थिरता मैं कतई नहीं आने दूंगा। जिस तरह से 20 सालों में जो कमाया गया है उसको यूं ही गंवाने नहीं देंगे। सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या तालिबान को लेकर दुनिया ने कोई चूक कर दी? तालिबान के खात्मे में आखिर क्यों नाकाम रहा अमेरिका? अफगानिस्तान को बचाने क्या दुनिया आगे आएगी? और अब तालिबान के खिलाफ निर्णायक जंग क्या जरूरी हो गई है? ये वो सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द आज हम अपनी इस चर्चा को रखेंगे और साथ ही वो संदेश भी जो रिकॉर्डेड संदेश आज जो अफगानिस्तान की जो जनता है उनके नाम आया। आखिर किस बेसिस पर राष्ट्रपति अशरफ गनी ये बात कह रहे हैं? आखिर कौन सी ताकत उनके पास अब बाकी बची है? आखिर कौन सा सपोर्ट उनके पास अब बाकी बचा है? लेकिन पहले ये रिपोर्ट। के खिलाफ होगा विश्व युद्ध। अफगानिस्तान को बचाने आगे आएगी दुनिया। तालिबान के खिलाफ गनी का ऐलान जंग। आज अफगानिस्तान में इंसान और इंसानियत का सरेआम कत्ल हो रहा है। अफगानिस्तान में लोकतंत्र दम तोड़ रहा है और अभी दुनिया दूर से देख रही है। लेकिन इस बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक बार फिर तालिबान से पूरी ताकत से निपटने का ऐलान किया है और कहा है कि तालिबान के खिलाफ फिर से सुरक्षा बलों को संगठित करेंगे और जोरदार तरीके से मुकाबला करेंगे। तालिबानी तलवार से घायल अफगानिस्तान की आवाम दुनिया भर की ओर मदद के लिए ताक रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका ने तालिबान की ताकत को कमतर आंका? क्या तालिबान को लेकर दुनिया ने कोई चूक कर दी? और अब जब अफगानिस्तान में आतंक का बर्बर नाच चल रहा है तो क्या दुनिया को आतंक के खिलाफ लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहिए? क्या आतंक के खात्मे के लिए दुनिया के हुक्मरान जो शपथ उठाते हैं क्या उसे अब पूरा करने का वक्त नहीं है? जब अशरफ गनी कह रहे हैं कि वो पूरी ताकत से लड़ेंगे तो क्या दुनिया को उनके हाथ मजबूत नहीं करने चाहिए? आज की स्थिति में अफगानिस्तान तालिबान के आगे बेबस है। तालिबान काबुल की दहलीज पर दस्तक दे चुका है। हथियारों, सैन्य संसाधनों पर तालिबान का कब्जा होता जा रहा है। अब अफगानिस्तान की ताकत तालिबान के आगे बौनी साबित हो रही है। ऐसे में दुनिया के सामने चुनौती भी है, सवाल भी कि अब कब तक चुप बैठेंगे? क्या आतंक के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का वक्त नहीं आ गया है? क्या अमेरिका को फिर से सेना वापस भेजने के फैसले पर विचार नहीं करना चाहिए? क्या आतंक के अंत के लिए दुनिया के देशों को साथ नहीं आना चाहिए? जो आतंक पूरी मानवता के दुश्मन है उनसे अफगान को बचाने के लिए क्या दुनिया आगे आएगी? क्या आतंक के खिलाफ अब विश्व युद्ध होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, तमाम खास मेहमान जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। इस वक्त इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट कर्नल दिनेश नैन इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सज्जनहार हैं जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, वो भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं चर्चा में। डॉक्टर बरखा वर्षा जो कि अफगानिस्तान से वापस आई हैं और
मैम हमको बताएंगी कि आखिर क्या कुछ उन्होंने देखा, जिस तरह के हालात हैं जिस पर आप और हम चर्चा कर रहे हैं, या जिन तस्वीरों को आप सिर्फ टीवी पर देख रहे हैं वो वहां पर रही हैं, उन्होंने क्या देखा, इस पर हम बात करेंगे। इनके अलावा अफगानिस्तान से हमारे साथ नजीबुल्ला आजाद जुड़ेंगे, इनके अलावा अमेरिका से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिगंबर इस्लामपुर और विवेक श्रीवास्तव जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राहुल लाल हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। तो इन सब से हम करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे वो राजधानियां आपको दिखाना चाह रही हूं जो अब तक तालिबान कब्जा कर चुका है, इन पर अपना कब्जा जमा चुका है। ये देखिए 8 दिन में वो 13 राजधानी जिनमें कब्जा कर लिया। ये मैप हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो कब्जा किया गया वो 6 अगस्त जराज में ये कब्जा किया गया। उसके बाद यहां तेजी से आगे बढ़ते हैं और 7 अगस्त यानी कि ठीक उसके अगले ही दिन शबरगान पर अपना कब्जा कर लेते हैं। और उसके बाद ठीक एक दिन बाद यानी कि 8 अगस्त को कुंदूज पर कब्जा किया। उसके बाद 8 अगस्त को सारेपोल पर, यानी 8 अगस्त के ही दिन देखिए आप, 8 अगस्त के दिन तलोकान पर कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद 9 अगस्त को ऐबक पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 10 अगस्त को फारा पर भी अपने जो पैठ है उसको आगे बढ़ाते हुए 10 अगस्त को पुले खुमरी पर, 11 अगस्त को फैजाबाद ये पहुंच गया, 12 अगस्त को गजनी पहुंच गया। तो ये 8 दिन में किस तरह से 13 राजधानी, आपको बता दें जो एक रिपोर्ट यूएन की आई थी उसमें ये कहा था कि पहले तो 6 महीने का गया, उसके बाद ये समय कम हो गया, 3 महीने हो गया, उसके बाद ये 1 महीने हो गया। लेकिन अब तो जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है 1 महीना भी नहीं लग रहा है जब वो काबुल तक पहुंच जाएगा। लेकिन उससे पहले कहां कहां वो अब तक अपना कब्जा जमा चुका है। ये देखिए कंधार भी बहुत इंपॉर्टेंट, गजनी इतना इंपॉर्टेंट, काबुल भी हम आपको दिखाते हैं कि देखिए कितनी तेजी के साथ वो काबुल की तरफ बढ़ रहा है। और काबुल का मतलब तो ये कि अफगानिस्तान में फिर बचा क्या, पूरा अफगानिस्तान ही आ गया आपके पास। ये देखिए मैदान शहर जहां पर अभी दोनों लड़ाके जो हैं उनमें जंग जारी है। और आपको बता दें कि इसको गेटवे भी कहा जाता है अफगानिस्तान का, और बहुत ज्यादा दूर नहीं है काबुल, ये गेटवे कहा जाता है इसको काबुल का, ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मैदान शहर से देखिए सिर्फ कितनी सी दूरी रह गई है जो कि चंद घंटों में कब्जा कर लेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह से आज देश के नाम संदेश आता है अशरफ गनी का, तो फिर आखिर उसको कैसे देखा जाए। नजीबुल्ला आजाद साहब से मैं सबसे पहला ये सवाल करना चाहूंगी, आप खुद वहां पर हैं, अशरफ गनी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं, इससे पहले उनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वाकिफ हैं। तो इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप, किस बिना पर कह रहे हैं, किस बेसिस पर कह रहे हैं? देखें, जैसे ही आज उनकी 2-2.5 मिनट की जो स्पीच थी, मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। उन्होंने 2 बातें की हैं। एक ये कि मतलब वो आर्मी जो है, जितनी भी मतलब सिक्योरिटी और डिफेंस फोर्सेस है अफगानिस्तान की, उनको रिकंसलेट करेंगे, दोबारा रीयूनाइट करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़ने जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उन्होंने कहा कि सियासी लीडर्स जो यहाँ पे हैं और उनके साथ ही इंटरनेशनल पार्टनर्स जो हैं अफगानिस्तान के, उनके साथ कंसल्ट कर रहे हैं, उनके साथ मशवरा कर रहे हैं और बहुत जल्द ही एक हिस्टोरिक फैसला सुनाएंगे अपने अवाम को, ताकि जो प्रॉक्सी वार है इसकी लेकिन सर मैं वही तो समझना चाह रही हूँ कि अब ऐसी कौन सी ताकत मिलने वाली है अशरफ गनी को, जिस बेसिस पर वो ये कह रहे हैं इतना सब तो गंवा चुके हैं, इतना सब तो हार चुके हैं, तो अब ऐसा काबुल बचाने के लिए कौन सी ताकत मिल रही है, ऐसी कौन सी बातचीत आपकी हो रही है? उन्होंने ये कहा है वाज़े अल्फाज में कि बहुत जल्द सियासी लीडर्स और इंटरनेशनल पार्टनर्स के मशवरों के बाद एक हिस्टोरिक या तारीखी फैसला करेंगे। हाँ। अब फैसला ये जरूरी नहीं है कि वो लड़ने का फैसला करें, इसमें ये भी हो सकता है, इंटरप्रेट हो सकता है कि वो स्टेप आउट करें और उससे पहले कि वो ये करें, मुमकिन मे बी कुछ गारंटीज हो इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि जो 20 इयर्स की जो अचीवमेंट्स है, प्लस जो जितने भी इस गवर्नमेंट के कारकुन थे उनको कुछ कहा ना जाए, और प्लस ये पूरा स्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट की इस रिजीम का जो 3 ब्रांचेस पे है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस, ये अपनी जगह पे रहे। उसके बाद एक इंटरीम या ट्रांजिशन गवर्नमेंट होगी, जो हमारा ये ख्याल है कि उनकी बातों का मतलब ये था कि वो एक ऐसे थर्ड पर्सन को देंगे जो ना गवर्नमेंट से हो, अफगान गवर्नमेंट से, जो ना तालिबान की तरफ से हो। उन्होंने अपनी आज की स्पीच में लड़ने का कोई भी ऐलान नहीं किया। नहीं, लड़ने की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए आप, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से वो कोई ऑफर अगर साझेदारी की भी बात को कहते नजर आते हैं तो वो तो उसी टाइम नल एंड वॉइड हो गया था। ठीक है, मैं इससे पहले कि डॉक्टर बरखा का रुख करूं, मैं क्विक कमेंट्री
ले लेती हूं कर्नल दिनेश नैन से। सर, आप किस तरह से देखते हैं इसको? आपको क्या लग रहा है कि अभी भी कुछ ऐसी बाकी है चीज या कोई प्लान है जिस बेसिस पर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? चलिए, लगता है कर्नल दिनेश नैन नहीं है, लेकिन अशोक सज्जनहार जी अगर मेरे साथ हैं इस वक्त जुड़े हुए तो चलिए। तो डॉक्टर बरखा का मैं सबसे पहले अब यहां पर उनके बाद रुक करती हूं। डॉक्टर बरखा, आप वहां पर रही हैं, आपने इतना समय बिताया है, पहले तो मैं समझना चाहूंगी कितना वक्त आप वहां पर रही हैं, क्या आपने देखा, जिस तरह की स्थिति है सब हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। करीब 1 महीना मैं वहाँ रह के आई हूँ, 1 महीना में कुछ 1 या 2 दिन कम। और जब मैं यहाँ से गई थी पिछले महीने लाइक 14 जुलाई को मैं यहाँ से काबुल गई थी, उस समय बिल्कुल भी नहीं पता था कि हालात ऐसे होंगे। कुछ दिन जब करीब 10 दिन रहे तो फिर पता चला कि उन्होंने काबुल के अफ़गानिस्तान के कुछ प्रोविंसेस को कब्ज़ा करा है। और जो लोकल लोग थे वो यही बताते थे अफ़गान कि जब हम डिस्कस करते थे कि क्या होगा तो कहते थे कि उनका प्लान ये है कि काबुल को अदर प्रोविंसेस, जो बाकी प्रोविंसेस है, उससे डिस्कनेक्ट कर दिया जाए ताकि जो काबुल है उसको कमज़ोर कर दें। लेकिन फिर धीरे धीरे देखते देखते, जैसे आपने अभी बताया कि 8 तारीख को उन्होंने 2-3 अलग अलग प्रोविंसेस में कब्जा कर लिया और फिर वो बढ़ते ही चले गए आगे। उससे क्या हुआ, वहाँ पर काबुल में और बाकी अफगानिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं उनमें बहुत अफरा तफरी मच गई कि अब हमारे साथ क्या होगा, क्या वापस यहाँ पे तालिबान आ जाएंगे और वही 30 साल 40 साल पुराने हालात हमें दोबारा यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे कि वहाँ पे लेडीज़ हैं जो अभी पिछले 10 सालों में बहुत प्रोग्रेस किया था अफगानिस्तान, 10 क्या और भी ज़्यादा लेडीज़ अलग अलग जगह पे काम पर जाने लगी थी, कॉरपोरेट सेक्टर्स में थी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में थी और भी प्राइवेट सेक्टर्स में कई जगह थी। अभी उन लोगों को ये खतरा होता है कि ये लोग वापस आ गए तो हमें फिर से घर में कैद होना पड़ेगा, हम लोग काम पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो बात हो रही है अब तालिबान की, तालिबान, और ये बहुत ही मतलब ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट कहिए इसको या क्या कहिए, बहुत ही स्ट्रेंज है कि वो महिलाओं की भागीदारी की बात भी कर रहा है, वो जो कुछ समझता ही नहीं है महिलाओं को। और जिस तरह से आप यहां पर बात खुद कह रही हैं कि किस तरह से उन महिलाओं में भी वहां पर खौफ है जो अभी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, जो वहां पर रह रही हैं, उस खौफ पर भी मैं आऊंगी। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, आज जो ये स्टेटमेंट आती है, क्योंकि सब तो ये कयास लगा के बैठे हुए थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब उनकी होने जा रही है या कोई भी संदेश अगर इस तरह से आ रहा है तो वो यही होगा कि वो इस्तीफा देने वाले हैं, सब यही मानकर यहां पर बैठे हुए थे। लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल ही सरप्राइज कर दिया। इस सरप्राइज देने की वजह मैं जानना चाहती हूं, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति उनके हाथ लग गई है, ऐसा कौन सा प्लान उनके पास है। देखिए, ही इज जस्ट ट्राइंग टू बाय टाइम। वो सिर्फ समय को थोड़ा सा कोशिश करने की कर रहे हैं कि कुछ समय अगर उन्हें मिल जाए तो शायद कुछ पैंतरा वो खेल लें। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, द रियल कल्प्रेट, द रियल विलन ऑफ अफगानिस्तान वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तालिबान को क्रिएट किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रशियन कम्युनिस्ट के खिलाफ, और उनके इस्लामिक टेररिस्ट एजेंडास को इन्होंने फॉरवर्ड करा था कि क्योंकि कम्युनिस्ट जो हैं वो धर्मनिरपेक्ष हैं। डॉक्टर नजीबुल्लाह को मार करके इन्होंने लैंप पोस्ट पे लटकाया था तालिबान ने, और अमेरिकन ने चीयर किया था। दिस वाज द थिंग। लेकिन जब अल-कायदा ने तालिबान के साथ एक टाई अप किया और अमेरिका खुद थोड़ा सा स्केप्टिकल फील करने लग गया तो और इनका स्टेक अफगानिस्तान में बढ़ गया, तब तालिबान इनका दुश्मन हो गया। तो उसके बाद इन्होंने एक सरकार को खड़ा करके उस एरिया की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करी। दिस इज द रियल गेम। गेम सारा का सारा गल्फ की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने का होता है, ऑयल को, ट्रेड को उस एरिया के अंदर। और अफगानिस्तान को पिछले 20 साल के अंदर अमेरिकन ऑक्यूपेशन के बावजूद इन्होंने वहां पे डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं करी। ये एक सूडो डेमोक्रेसी वहां चल रही है विच इज नॉट सब्सटेंशियल। आपको सारे के सारे लोग इंक्लूडिंग द तालिबान जो भी थे, सबको आप बुलाते, इलेक्शंस करवाते, सरकारें खड़ी करते, तो आज अफगानिस्तान की कहानी अलग होती। इन्होंने सिर्फ मिलिट्री के माइट पे डमी गवर्नमेंट को खड़ा किया हुआ है। और आज और एक लास्ट पॉइंट में 5 सेकंड में आपको बताऊंगा। डिफेंस एक्सपेंडिचर 20 साल में अमेरिका का बढ़ा। अब इनको लगा कि अफगानिस्तान के बदले चाइना, साउथ चाइना सी में उस डिप्लॉयमेंट को किया जाए। अचानक ड्रास्टिकली सारी फोर्सेस को वापस लिया गया कि उसको दूसरे एरिया में ये डिप्लॉय करें, और अफगानिस्तान को इन्होंने शेर के मुंह में झोंक दिया है। ठीक है, तो क्या अमेरिका को एक मुख्य वजह, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, ठीक है। हालांकि मुझे बताया जा रहा है कि दिगंबर इस्लामपुर मेरे साथ नहीं है, लेकिन दिगंबर जी एक बार फिर से मैं क्रॉस चेक करना चाहूंगी कि आपको मेरी आवाज मिल पा रही है। चलिए, लेकिन अशोक सज्जनहार जी, कैसे इसको देखें? क्या आप लगता है कि चूक दरअसल यही हुई है? वो अमेरिका जो गया ही, उसका टारगेट ही यही था कि उसको तालिबान का खात्मा यहां से करना है। नेटो जैसी ताकत जिसके पास है, 20 साल में वो उसका खात्मा नहीं कर पाया। क्या वजह इसके पीछे? देखिए, बात ऐसी है, जो खात्मा तो नहीं कर पाया वो हिमानी, परंतु
अगर हम देखें जो दिसंबर 2020 में जो समझौता हुआ था अमेरिका और तालिबान की, बहुत ही विडंबना की बात है, जो एक बिल्कुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ दुनिया का सबसे पावरफुल महत्वपूर्ण देश उसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है और उसको लेजिटिमेसी दे रहा है, उसको उसी स्तर पर आकर कर रहा है जो कि अशरफ गनी है, क्योंकि उन्होंने सरकार वहां पर बनाई है। अब फ्लॉड डेमोक्रेसी है, पर इलेक्शन तो वहां पर हुए और ये इलेक्शन के बलबूते पर आए हैं। हमें दूसरी चीज ये, जैसा जितनी तेजी से उन्होंने कब्जा किया है पूरे अफगानिस्तान पर, मेरे विचार से वो किसी ने भी नहीं सोचा था, दुनिया में नहीं सोचा था, शायद तालिबान ने खुद नहीं सोचा था। आपके ही चैनल्स पर हम कितनी बारी कहते रहे, जो वो अभी रूरल एरियाज में आए हैं, रूरल एरियाज में वहां पर पॉपुलेशन कम है, जब वो सिटीज में आएंगे, प्रोविंशियल सिटीज में आएंगे हिमानी जी, तो तब उनको मालूम चलेगा, क्योंकि सारी अच्छा, जो अगर हम बात कर रहे हैं, माफी चाहती हूँ कि बीच में रोक रही हूँ, लेकिन अगर हम यूएस आर्मीज की यहाँ पर बात करें तो रूरल एरियाज तक तो वो उस तरह से गया ही नहीं, तो क्या ये भी एक फेल्यूर आप देख पा रहे हैं? और ये इसी चीज का फायदा उन्होंने उठाया। जी बिल्कुल, देखिए मैंने जो कहा, जो डोनाल्ड ट्रंप ने तो वहां पर दस्तखत किए क्योंकि उनको एक पॉलिटिकल कंपल्शन था, उनका इलेक्शन होने वाला था पिछले साल नवंबर में, और वो ये अपने लोगों को बताना चाहते थे, मैंने जो प्रॉमिस किया था, जो वहां से मैं सब अपने सैनिकों को वापस लेकर आया हूं, तो मैंने समझौता कर लिया और हमारे सैनिक वापस आएंगे। परंतु अब जब जो बाइडेन आए इस साल जनवरी में, उनके पास ये कोई पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं था। ठीक है, निकलना वो भी चाहते हैं, निकलना, और सब जो राष्ट्रपति थे, ओबामा थे, वो भी निकलना चाहते थे यहाँ से, परंतु किस तरीके से निकला जाए, ऐसे उन्होंने बिना कुछ तालिबान से कोई कमिटमेंट लेकर, कोई कंडीशन लेकर, जो आप सीज फायर करेंगे, आप वायलेंस कम करेंगे, और अशरफ गनी सरकार को, और इनके जो डायलॉग चल रहा था हिमानी जी, बिल्कुल ही नॉन सीरियस डायलॉग, क्योंकि वहां पर तालिबान के जो दोहा में बात कर रहे हैं वो अलग लोग हैं, ये जो तालिबान के लड़ाकू ऑन द ग्राउंड कर रहे हैं वो अलग चीज है। मतलब ये धोखाधड़ी हुई है, ये फरेब हुआ है कि दोहा में तो कुछ कहते हैं लेकिन ग्राउंड पे उसका ठीक उल्टा करते हैं। ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास। राहुल लाल जी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, क्या आप यहां पर देखते हैं, यहां पर ट्रंप की अगर मैं बात करूं या जो बिडेन की मैं अगर बात करूं, जो बिडेन के लिए जिस तरह से यहां पर अशोक सज्जनहार जी ने कहा, क्या आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं, या फिर ट्रंप अगर होते तो सिचुएशन कुछ और होती? निर्णय लिया ही लिया, लेकिन जो बाइडेन ने इस गलत निर्णय को आगे बढ़ाया, ये बहुत ही दुखद चीज है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज की देखिए, अमेरिका के कुछ बयानों को देखिए और कितना गैर जिम्मेदाराना चीज है पूरे मामले में। वो क्या कह रहे हैं कि एक तरह से जिस समय तालिबान वहां पे अलग अलग हिस्सों में कब्जा करता जा रहा था, तब उनके दावे हो रहे थे कि नहीं, हम अफगानिस्तान को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, हम लगातार हवाई हमला करके अफगानिस्तान को कंट्रोल करेंगे। तब भी मैं लगातार कह रहा था कि आप हवाई हमला करके क्या कंट्रोल करेंगे, जिन शहरों को वो जीत रहा है वहां पे वो घनी आबादी के बीच में मिलता चला जा रहा है, तो फिर तब तो वो मानव ह्यूमन शील्ड का प्रयोग कर ले रहा है। वो आज जिन शहरों को, जिन प्रांतीय राजधानियों में उसने कब्जा किया, वहां के पूरे आबादी में वो घुले मिले हुए हैं, आप कहां पे हवाई हमला कर लीजिएगा। तालिबान से निपटने के लिए हवाई हमला कोई माध्यम नहीं है। ये एक तरह से उसने छोड़ दिया अमेरिका की पूरी गलती। और अमेरिका ने 20 साल तक क्या किया, अमेरिका के 20 साल के उपस्थिति के बावजूद अगर अफगानिस्तान की सेना इतनी कमजोर बनी हुई रही और वहां पे तालिबान की उपस्थिति इतनी मजबूत बनी हुई रही, ये अमेरिका की विफलता है। और अमेरिका ने जानबूझ के अफगानिस्तान को उसके उस हालत में छोड़ दिया। आप महाशक्ति हैं, आप पूरे दुनिया भर में आप नारा लगाते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, म्यांमार से लेकर हर जगह, और अफगानिस्तान की बुरी दशा। तो आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ, आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। राहुल लाल जी, कर्नल दिनेश नैन भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जी जी जी, कंप्लीट करिए, कंप्लीट। जी जी जी, करिए, कंप्लीट करिए सर। मैं कह रहा हूं, देखिए खुद ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने भी खुल के कहा है कि अमेरिका का सैनिक वापसी का निर्णय गलत है। अभी भी अमेरिका को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। आप सोच लीजिए, दोहा वार्ता पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, तो अमेरिका का पूरा जो प्रोसेस है वो सवालों के घेरे में है। ठीक है, कर्नल दिनेश नैन, क्या कर रही थी 20 साल तक वहां पर नेटो? आपका तो टारगेट ही यही था ना कि खात्मा करना है तालिबान को। आप पैसा खर्च कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। किस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही थी वहां पर? जहां तक अफगान फोर्सेस की बात है, ये ठीक है कि उसको छोटे छोटे ऑपरेशंस का है तजुर्बा, लेकिन इस तरह से ऐसा हो जाएगा, क्या ट्रेनिंग दी गई है? देखिए, खुद अमेरिका को गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर ट्रेनिंग नहीं है, तो क्या ट्रेनिंग देगा? और रही बात 20 साल से अमेरिका क्या कर रहा था,
20 साल से अमेरिका $1 ट्रिलियन खर्च किए, 2,500 लोग उसके मारे गए, 25,000 से ज्यादा सैनिक उसके खर्च हो गए, और जिन लोगों को उसके यहां रहने से शांति मिल रही थी, ईरान, रूस, चीन, पाकिस्तान, वो लोग उससे दुश्मनी करने में लगे हुए थे। अब आप खुद ही बताइए कौन सा देश इन लोगों की रक्षा के लिए अफगानिस्तान में लगातार इस तरह की आहुति देता रहेगा? हाँ, डिसीजन गलत था। डिसीजन ये गलत था, जैसे कि ट्रंप साहब ने कहा कि भाई आपको कुछ शर्तें जो हैं वो कंडीशनल तरीके से अपने आप को विड्रॉ करना था। परंतु आप मुझे एक बात बताएं, 1996 से लेकर 2001 तक जब पहले तालिबान ने रूल भी किया, तब से लेकर अब तक तालिबान के पूरे इतिहास में कौन शख्स है जो तालिबान पे भरोसा करता है? खुद पाकिस्तान, अगर याद हो आपको, पिछली बार जब तालिबान पावर में आया, इनके विदेश मंत्री डेलीगेशन लेके गए। मैं सर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है इसी से मुताल्लिक। माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी। 3 और प्रांत पर तालिबान का कब्जा हो गया, ये बड़ी खबर। आप समझ सकते हैं कि देखिए किस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 3 और प्रांत जिस पर तालिबान का कब्जा हो गया है, इसमें लोगार, कुनार और पख्तिका की अगर बात करें तो इस पर कब्जा कर लिया है। आप देखिए कि कितनी तेजी के साथ तालिबान आगे बढ़ रहा है। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, आखिर क्या वजह आप देख रहे हैं जो इतनी तेजी के साथ ये आगे बढ़ता जा रहा है? मतलब हैरानी हो रही है। ये चीज हम उस अफगानिस्तान सेना में नहीं देख पा रहे हैं जो कि उससे 5 गुना ज्यादा है। जी देखिए, उसका एक रीजन आपने बहुत ही वैलिड और एक अच्छा पॉइंट उठाया है, लेकिन आपको बार बार मैं भी ये बोल रहा हूं, कई प्रवक्ता बोल रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक साम्राज्यवादी ताकत है और ये कभी भी किसी के सगे नहीं हुए। दे आर यूजिंग द नेशंस ओनली फॉर देयर बेनिफिट। अफगानिस्तान को 20 साल इन्होंने अपनी पावर पॉलिटिक्स में इन्होंने इस्तेमाल किया, कम्युनिस्टों के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, बाकी लोगों के खिलाफ। और देखिए, अगर हम एक आइडियल स्टेट को इमेजिन करें तो बेसिकली अफगान्स शुड रूल अफगानिस्तान, नॉट आउटसाइडर्स। तो ये एक जो प्रोलॉन्ग्ड प्रेजेंस थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने बड़ा दोहरा गेम खेला। एक तो इन्होंने तालिबान को कमजोर नहीं किया और पैरेलल नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू उनसे वार्ता भी करते रहे। आप सोचिए, अगर अमेरिका वहां पे था तो तालिबान सरवाइव कैसे कर रहा है? दैट मींस देयर इज सम कम्युनिकेशन एंड और एक सेफ्टी का पैरेलल आप देते रहे तालिबान को। आज आपने अचानक इन्होंने पक्का एक वार्ता करके, बातचीत करके तालिबान को, उसके बाद इन्होंने बैकआउट करा है, क्योंकि इनके लिए एनिमी नंबर 1 अब तालिबान नहीं है, इनके लिए एनिमी नंबर 1 चाइना और साउथ चाइना सी है और फोर्सेस को वहां पे डिप्लॉय करना है, डिफेंस एक्सपेंडिचर वहां जाना है। And they have suddenly left the Afghans and the people of Afghanistan कि भाई अब वो अपने आप अपनी चीजों को निपटें। इनको चाहिए था प्रॉपर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करते, अगर तालिबान से बात कर रहे थे उसको डेमोक्रेटिक लाइन में लाते या उसको फिनिश करते और उसके बाद इनको छोड़ना चाहिए था अफगानिस्तान। बट दैट दे हैव नॉट डन। ठीक है, इस चीज को इन्होंने किया नहीं है। ठीक है, मैं इससे पहले कि नजीबुल्ला जी का रुख करूं, अशोक सज्जनहार जी से मैं इस पे एक रिएक्शन चाहूंगी। आप इत्तेफाक रखते हैं सर विवेक श्रीवास्तव जी की बात से? और मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगी कि एयर स्ट्राइक्स हुई, तमाम चीजें हुई, उसके बावजूद आखिर क्यों नहीं तालिबान कंट्रोल में आ रहा? देखिए, पहले अगर तालिबान को कंट्रोल करना था तो अमेरिका को पाकिस्तान के विरुद्ध एक्शन लेना चाहिए था। उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध एक्शन नहीं लिया। अगर बात करेंगे तो उस पर भी करेंगे क्यों नहीं लिया, परंतु पाकिस्तान इनको सबको शेयर वहां मिलती है, सेफ हेवन वहां मिलते हैं, ट्रेनिंग वहां मिलती है, सारे जो वेपन्स है, इक्विपमेंट है, सभी कुछ वहां से मिलता है। तो अगर तालिबान को खत्म करना था, ठीक है, आपको जड़ पर जाना चाहिए था और वो जड़ पर गए नहीं। थोड़े से ड्रोन वहां पर भेज दिए, ओसामा बिन लादेन को 2011 में वहां पर मार दिया, परंतु तालिबान के साथ किसी ने काम करते रहे। तो आपका प्रश्न जो था, जो ये एयर स्ट्राइक्स, देखिए 20 साल तक वो रहे। उनका जब 2011-12 में 140,000 वहां पर सोल्जर्स थे, अमेरिकन और नेटो, वो उसको काबू नहीं कर पाए। तो ये क्या 2-4 स्ट्राइक्स उधर से, कतार से, कुवैत से अपने हवाई जहाज वहां पर उड़वा देंगे, ड्रोन वगैरह से मार देंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो इसीलिए ये अब जो सोचने की बात है, जो तालिबान को कैसे अब काबू किया जाए, ये
कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है मेरे विचार से जो बाइडेन का, और उन्होंने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। लेकिन अब कैसे पार पाएंगे और कैसे आखिर काबुल को बचाएंगे? अशरफ गनी तो अभी भी इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि वो बात करते हैं, या फिर ये कहिए कि अपने जो जनता है, जो आवाम है, उसका मनोबल नहीं और गिर देना चाहते हैं, या फिर जो अपनी सेना जो अभी भी लड़ रही है, बल्कि आप कई जगहों पर तो देखिए कि तालिबान को स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ा, बिना किसी आप ये कहिए कि अस्त्र शस्त्र के सामने जो है, यानी कि अफगानिस्तान सेना जो है वो वैसे ही सरेंडर कर गई। मेरे साथ दिगंबर इस्लामपुर जी भी जुड़ चुके हैं जो कि सीधा अमेरिका से जुड़े हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अमेरिका के रोल को, अमेरिका की भूमिका को आखिर किस तरह से देख रही है? इंटरनेशनल कम्युनिटी जहां तक देखा जाए अभी, तो ये जो अफगानिस्तान का वार है, इट इज बिन गोइंग फॉर 2 decades, 20 साल से चल रहा है। तो जहां तक अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसमें, आपकी पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो है, अगर 20 साल में हम लोग कुछ नहीं कर पाए, तो अभी जो यहाँ का जो प्राइमरी रीजन है इवैक्यूएशन को, मुझे तो लगता है कि इकोनॉमिकल रीजन है। बट सर, क्यों नहीं कर पाए? यही आखिर सब मेरे ख्याल से पैनल पर बैठे सभी जो गेस्ट हैं वो समझना चाहते हैं कि नेटो जैसी ताकत अगर किसी के पास है, वो 20 साल में कुछ नहीं कर पाई, जबकि आप गए ही इसीलिए थे। क्यों, कैसे? क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम लोग जब वार पे जाने वाले थे या गए थे, उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव्स अलग थे, बट उस टाइम पे एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं थी, और उस टाइम पे शायद वो ये नहीं सोचे थे कि हम लोग को 20 साल यहीं पे युद्ध लड़ना पड़ेगा या जंग लड़ने पड़ेगा। शायद ये कोई भी नहीं सोचा था। उन्होंने तो इतना सोचा होगा कि हम लोग जल्दी, जैसे दूसरे कंट्रीज में वार किया है, उस तरीके से वार करेंगे, अपना एक सरकार बनाएंगे और निकल आएंगे। नहीं तो क्या उसने ये सोचा था, तालिबान की ताकत को उसने कमजोर आंका था? क्या ये एक रीजन है, यही कारण है कि वापस अपनी जो फोर्स है उसको बुलाने की कवायद शुरू हुई? क्या ये माने इस तरह से मुहाने पर छोड़ देना बिल्कुल मौत के, क्या ये सही था? ये सही और गलत तो मैं अभी अपने अपने नजरिए से देख सकते। कोई ये नहीं बोलेगा कि जब तक अफगानिस्तान में परफेक्ट पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कौन सा भी डिसीजन सही नहीं होगा। ये किसी के लिए भी सही नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ये भी अगर पाकिस्तान भी सोच रहा होगा तो उसके लिए भी सही नहीं है। जब तक आतंकवाद, जब तक तालिबान उस पर राज कर रहे होगा, आज नहीं तो कल पाकिस्तान को भी वो अपने हड़प में ले लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं यहां पर अब यह समझना चाहती हूं राहुल लाल जी आपसे, क्या आप देख रहे हैं अब आगे जाते हुए किस ओर जा रहा है अफगानिस्तान? नहीं, देखिए अफगानिस्तान अमेरिका के गलत नीतियों के कारण अंधकार युग की तरफ जा रहा है। क्योंकि देखिए विश्व समुदाय की प्रतिक्रिया देखिए और अमेरिका की प्रतिक्रिया देखिए। आप कल जो दोहा में वार्ता हुई उसमें क्या कहा गया? उसमें 12 देशों ने मिलकर एक तरह से यूरोपीय देश, अमेरिका, सबों का यह चीज कहना था कि नहीं, हम अगर तालिबान बल हिंसा के माध्यम से सत्ता प्राप्त करेगा तो हम उसे मान्यता नहीं देंगे। अरे अभी तो वो जिस तरह से लगातार वर्चस्व कर रहा है, अभी वो कहां ध्यान दे रहा है तालिबान की उसे मान्यता दी जाए नहीं दी जाए। आप अभी तो वो हर हालत में किसी भी तरह से वो अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहता है। अगर उसको रोकना है तो केवल और केवल अमेरिका और दूसरे देशों को वहां पे अब फिर से जो है कि नेटो सैनिकों की वापसी ही एक तरह से उनको कंट्रोल कर सकता है। बस एकमात्र आप दूसरे मामलों को उलझ रहे हैं। कौन कह रहा था? देखिए, लेकिन आपको लगता है कि सोवियत संघ वहां पर नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए तालिबान, जी सोवियत संघ चला गया, अमेरिका चला गया, नेटो चली गई अगर वहां से, तो अब आपको क्या लगता है कि फिर कौन होगा? फिर अब अगर नेटो नहीं कर पाई तो फिर कौन हो सकता है? तब तक देखिए मैं तो कह रहा हूं कि इस समय कम से कम आप देख लीजिए तुर्की को, कि तुर्की कम से कम जो काबुल जो एयरपोर्ट है उसको, वहां के एयरपोर्ट को बचाने के लिए अपने सैनिक भेजने के लिए वो बार बार जो है कि आग्रह कर रहा है। तो तुर्की जैसा छोटा देश अगर ये कदम उठा सकता है तो फिर अमेरिका कहां है? आप अमेरिका को अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। आपने वहां पे 20 साल तक अपने एक बदला लेने के लिए, एक प्रतिशोध लेने के लिए आप गए और आप आतंकवाद के खात्मा के नारे के साथ गए थे, लेकिन वो आपके रहते हुए तो वो और मजबूत हो गए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जो 20 साल पहले जो तालिबान की स्थिति थी और अभी आप देख लीजिए उस तालिबान की स्थिति, तालिबान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो अमेरिका ही जिम्मेवार है
जिस तरह से आप अगर आतंकवाद को लेकर आप एक दोहरा रवैया रखते हैं, आपकी दिलचस्पी नहीं रही। आप अगर चाहते हैं वहां पे जानबूझ के अगर उनका पूरा फोकस होता, ध्यान होता, तो वो जरूर इसको कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है, देखिए अगर हम लोग दूसरी तरफ भारत जैसे देशों को देखिए, हम लोगों ने कितना वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, दूसरी चीजों पे काम किया, वहां पे मानवीय मूल्यों को बढ़ाने का काम किया। जब हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं, आप वहां पे गए थे जिम्मेवारी लेकर और इस तरह से छोड़ के आ गए। ठीक है, अमेरिका को तो इस मामले पे बिल्कुल ही पुनर्विचार करना चाहिए। नहीं तो देखिए अगर वो आतंकवाद का अड्डा बनेगा, पूरे दुनिया के लिए वो फिर एक आतंकवाद की नई एक तरह से जन्मस्थल बन जाएगा और संपूर्ण दुनिया की मानवता के लिए परेशानी का विषय होगा, केवल अफगानिस्तान का विषय नहीं। जिस तेजी के साथ वो आगे बढ़ रहा है, बाकायदा कौन राष्ट्रपति होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, किस तरह की कैबिनेट होगी, और छोड़िए उन महिलाओं को जिनको वो कुछ समझता ही नहीं है, उनकी भी भागीदारी की बात कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि उनको भी कैबिनेट में जगह दी जाएगी। ये तो बहुत ही स्ट्रेंज है। मतलब जब मैंने सुना, मैंने पढ़ा, तो ये तो बड़ा ही मतलब मुझे लगा कि ये क्या है। क्या देख रहे हैं आप इसको? पूरा मसौदा तैयार हो चुका है यहां पर। विवेक श्रीवास्तव जी। जी देखिए, मेरा जो मानना है, पहली चीज, दो चीजें। पहली चीज, ये जो कल्चर पूरी दुनिया में बना हुआ है कि अमेरिका आएगा, एक देश में रहेगा, वहां पे 20 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, वियतनाम में लड़ेगा, उसके बाद उसको स्ट्रीमलाइन करेगा, ये कल्चर गलत है। हमारे पास यूनाइटेड नेशंस नाम की एक चीज है और हमें इस वक्त अमेरिका के बजाय यूनाइटेड नेशंस शुड कम फॉरवर्ड, टेक अ स्टेप। इफ द तालिबान इज डिफॉल्टिंग, तो फोर्सेस लेकर के यूनाइटेड नेशंस को इंटरवीन करना चाहिए। पहली चीज। अमेरिका ने 20 साल में सिर्फ अफगानिस्तान को पपेट बनाया है। ठीक है। इस्लामिक टेररिज्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क्रिएशन है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा एलाय है सऊदी अरेबिया। सऊदी रॉयल फैमिली के मेजर इन्वेस्टमेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी में है। तो आप मक्के और मदीने के थ्रू इस्लामिक वर्ल्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपकी इराक से नहीं बनी, आपने सद्दाम हुसैन को खत्म कर दिया। अफगानिस्तान में आपने आकर के पावर प्ले किया। जब आपके डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़े, तालिबान के साथ अमेरिका का टाई अप हुआ है। अगर नहीं हुआ होता तो तालिबान जैसा एक फैनेटिक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी विमेन राइट्स, और मैं किसी राजदूत को नहीं मारूंगा, किसी डिप्लोमेट को कुछ नहीं कहूंगा, हम वायलेंस नहीं कहेंगे, इतने दूध के धुले तालिबानी नहीं है। इसका मतलब अंडरहैंड नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू कहीं ना कहीं बिफोर जो बाइडन ने जो ऑर्डर दिया है कि हम वापस जा रहे हैं, इन्होंने तालिबान से बातचीत करी है। एंड दैट इज व्हाई आई एम टाइम एंड अगेन सेइंग, हम अमेरिका से उम्मीद क्यों करें? हम अमेरिका से उम्मीद क्यों करें? लेकिन फिर ऐसे में फिर काबुल को कैसे बचाया जाए? अफगानिस्तान को अब कैसे बचाया जाए? जितनी तेजी के साथ वो काबुल, अभी मुझे लगता है कि आज की रात तो बहुत भारी होने वाली है। गनी जी आकर यहाँ पर कुछ भी कहें, लेकिन वो जो सफेद झंडा है, सफेद शांति का प्रतीक वैसे माना जाता है, लेकिन यहाँ अफगानिस्तान की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां की आवाम जो है वो इस सफेद रंग से थर-थर कांपती है, खौफ में है वो। मैं कर्नल दिनेश नैन और अशोक सज्जनहार जी से भी जानूंगी कि आखिर वो किस तरह से देख रहे हैं। पर एक क्विक कमेंट डॉक्टर बरखा जी, क्योंकि आप ये कह रही हैं कि आप भी टारगेटेड थी, आपको भी टारगेट किया गया था, क्या थ्रेट थी वो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप बताएं। एक्चुअली जब मैं 14 को यहाँ से गई हूँ और 18 को मुझे कुछ सोशल मीडिया से और कुछ इस तरह के लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे कि वो लोग मेरी पिक्चर्स को लेके अलग अलग सोशल मीडिया पे डालते थे कि अगर इस लेडी के बारे में किसी को कुछ भी पता है तो हमें बताएं उसके बारे में, ये कहाँ पर है। आपकी पिक्चर्स को स्प्रेड किया गया जी, और यहाँ तक कि वो लाइक मेरे फैमिली में भी उन लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू पहुँचाया गया कि हम इनको सर्च कर रहे हैं। तो इस तरह का एक हालात बन गया था। 18 तारीख आप वहाँ पर अकेली थी? आपकी फैमिली वहां नहीं थी? मैं कहूँ तो अफगानिस्तान के लिए मैं एक बहुत अच्छी बात कहूँगी कि अफगानिस्तान में सभी मेरी फैमिली है। वो इंडियंस को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और मैं आज अगर यहाँ पर सेफ वापस आई हूँ 1 महीने बाद, तो सिर्फ अफगान लोगों की वजह से। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं होने दिया और हमेशा एक ही बात कहते थे, अगर कुछ होगा तो पहले हमको होगा, फिर आप तक कुछ भी होगा। तो हमेशा मैं इस बात के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सारे अफगान लोगों का कि उन्होंने मुझे बहुत आराम से रखा और मैं यहाँ आज सकुशल हूँ। लेकिन इसके बाद भी आज जो वहाँ की स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है, बदहाल है, अफरा तफरी है। जैसे आपने बताया अभी जो है जस्ट 63 किलोमीटर्स दूर है। अभी मैंने जब इस शो से पहले बात किया वहाँ पर, तो बस 63 किलोमीटर्स यानी कि बस 2 घंटा, बस 2 घंटा जी, बस 2 घंटा वो काबुल से दूर हैं। और दूसरी बात ये कि जो मैं सुनती हूँ, अभी मैं इतना डिबेट में देख रही हूँ, कहीं पर भी सेना ने मुकाबला किया ही नहीं, उनको ऑर्डर दिए ही नहीं गए।
ऑर्डर होते तो सेना मुकाबला करती, फिर देखते वो जीतते हैं कि हारते हैं। अशोक सज्जनहार जी बड़ी बात यहाँ पर कह रही है डॉक्टर बरखा, वहां रही हैं, वहां वक्त बिताकर आई हैं और बता रही हैं कि किस तरह से क्या कुछ उन्होंने फेस किया, कि किस तरह से वो वहां पर रही, क्या परेशानियां, क्या मुश्किलात उनको आई। लेकिन ये बड़ी बात है कि फौज को कोई ऑर्डर ही नहीं दिया गया। मतलब ये क्या माने इसको? आपने अभी काम नहीं कर रही है वॉर। जो इनके अफगान नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस फोर्सेस हैं उसमें भी अलग अलग क्लीक्स हैं, उसमें भी अलग अलग फैक्शंस हैं, इसीलिए वो एक साथ नहीं काम कर पाए। हालांकि दो जगह हमें देखना होगा, कंदहार और हेरात में जब ये तालिबान जाने का उन्होंने प्रयास किया तो उनके विरुद्ध काफी देर तक उन्होंने मोर्चा बनाए रखा। परंतु मैं हिमानी जी आपके एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। आपने कहा था अमेरिका यहां से निकल गया, नेटो यहां से निकल गया, सोवियत संघ तो पहले 10 साल यहां से रहकर निकल गया, कौन आएगा उसकी जगह? और मेरे विचार से देखिए, चीन के पास, चाइना हैज डीप पॉकेट्स, उनके पास $3.5-4 ट्रिलियन का उनके पास रिजर्व है। दे विल, जहां भी वो जाते हैं, दे विल ट्राई टू बाय ऑफ द ऑपोजिशन। यही उन्होंने कहा है तालिबान को जब उनका डेलीगेशन गया 28 जुलाई को, जो आप हमारे लिए जो विगुर मुसलमान हैं उनके विरुद्ध कुछ मत करिएगा। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, उसको आप कोई भी शय मत दीजिएगा। सर, तो ये डील तो हो ही रखी है, ये बैकिंग तभी तो तालिबान को हो रही है कि अगर तुम काबुल पर कब्जा कर लेते हो, अगर तुम काबुल जीत लेते हो तो तुम्हें मान्यता दे दी जाएगी। और इसीलिए वो तमाम मसौदे और तमाम जिस चीज की मैं यहां पर बात कर रही थी कि पूरी कैबिनेट जो है वो डिसाइड कर ली गई है, वो उसी का नतीजा है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये उन्होंने बातचीत जो की है, जो चीन से, रूस से, ईरान से वो बातचीत कर रहे हैं, जो कैसे हमारे अगले स्टेप्स होंगे। और सभी जो ये देश हैं हिमानी जी, दे आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन इंटरेस्ट। वो वहां पर अफगानिस्तान के लोगों पर क्या अत्याचार हो रहा है, क्या हिंसा हो रही है, कैसे उनके घर, उनकी जिंदगियां तहस नहस हो रही हैं, कितने रेफ्यूजी बनकर जाएंगे, उसके बारे में बिल्कुल सर, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय मेरे पास इतना ही है, और उनसे भी माफी जिनको ज्यादा समय नहीं मिल पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकेंगे यहाँ कुछ पलों के लिए।